आप सभी को मेरा प्रणाम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा के संबंध में 8वीं कक्षा दूसरी योगात्मक परीक्षा के संबंध में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि हमारे यूट्यूब चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೆಯದೇನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. तो चलिए आगे देखते हैं. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. 8ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಂದಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2 ಮಾದರಿ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2023-24. 8वीं कक्षा हिंदी योगात्मक परीक्षा 2 उत्तर सहित प्रश्न पत्रिका 2023 और 24. तो चलिए आगे प्रश्न पत्रिका देखते हैं. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. पहला मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के चार चार उत्तर दिए गए हैं. उनमें से सही उत्तर चुनकर संकेताक्षर के साथ लिखिए. ಮೊದಲನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ABCD ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, 16 अंकಗಳಿಗೆ. पहला प्रश्न है, उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था. सोना शब्द का समानार्थक क्या होता है? तो आप चलिए देखते हैं. ऑप्शन ए लोहा है, बी सुवर्ण है, सी तांबा है, डी चांदी है. तो उत्तर क्या होता है? उत्तर है ऑप्शन बी सुवर्ण है. तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. राजा रानी बादशाह डैश अनुरूप शब्द लिखना है. अनुरूप शब्द. तो ऑप्शन ए बेगम, बी पत्नी, सी बहन, डी महिला. तो चलिए ऑप्शन उत्तर देखते हैं. ऑप्शन ए बेगम. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. सैनिक छुट्टियां बिताने गए थे. रेखांकित शब्द का अन्य वचन रूप. रेखांकित शब्द है छुट्टियां, इसका अन्य वचन रूप क्या होता है? ऑप्शन ए छुट्टियों है, ऑप्शन बी छुट्टी है, ऑप्शन सी छुट्टी है, ऑप्शन डी छुट्टियां है. तो दोस्तों चलिए उत्तर देखते हैं. उत्तर है ऑप्शन सी छुट्टी है. तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. चंपा से रहा ना गया. वाक्य में संज्ञा शब्द दिए गए वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए से है, बी रहा है, सी गया है, डी चंपा है. तो चलिए उत्तर देखते हैं. उत्तर डी चंपा है. तो अगला प्रश्न है, अच्छा गुणवाचक विशेषण. अच्छा गुणवाचक विशेषण एक डैश. ऑप्शन ए प्रश्नवाचक विशेषण, बी निजवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी निश्चयवाचक विशेषण. तो उत्तर देखते हैं. तो चलिए उत्तर देखते हैं. ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण. तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं. हम अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं. हम अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं. वाक्य में द्विरुक्ति शब्द. ऑप्शन ए हम अखबार, बी पढ़ते पढ़ते, सी पढ़ते चाय, डी चाय पीते. तो उत्तर है ऑप्शन बी पढ़ते पढ़ते द्विरुक्ति शब्द है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. सीखना सिखाना चलना डैश. ऑप्शन ए चलाना, ऑप्शन बी चलवाना, सी चल, ऑप्शन डी चलनाना. तो चलिए उत्तर देखते हैं. ऑप्शन ए चलाना.
तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, दोस्तों कुछ शब्द वाक्यांशों को यहाँ पे दिए गए हैं। दिए गए वाक्यांश में शुद्ध वाक्यांश कौन सा है? ಇಲ್ಲಿ 4 ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, शीतलता का अर्थ ठंडा है. मोहसिन का माँ बीमार है. ऑप्शन सी, दिल्ली भारत का राजधानी है. ऑप्शन डी, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है. तो उत्तर क्या होता है? शुद्ध वाक्यांश कौन सा है? ऑप्शन ए, शीतलता का अर्थ ठंडा है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सही वर्तने वाला शब्द दिए गए शब्दों में सही वर्तने वाला शब्द कौन सा है उसे चुनकर लिखना है। ऑप्शन ए, मस्ती है. बी, मस्ती है. सी, मस्ती है. डी, मस्ती है. तो चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, मस्ती है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र से संबंधित शब्द, यहाँ पे 4 शब्दों को दिए गए हैं। चित्र से संबंधित शब्द कौन सा? ऑप्शन ए, गेंदा फूल है. बी, भवन है. सी, कबूतर है. डी, पेड़ है. तो चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, पेड़ है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूला न समाना, मुहावरे से संबंधित वाक्य। यहाँ पे एक मुहावरे दिए गए हैं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी इसका इससे संबंधित उत्तर क्या होता है, यानी वाक्य क्या होता है? ऑप्शन ए, अत्यंत प्रसन्न होना. बी, दुख होना. सी, क्रोधित होना. डी, भाग जाना. तो चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए, अत्यंत प्रसन्न होना. तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तिम्मक अनपढ़ महिला थी. तिम्मक अनपढ़ महिला थी. रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थक शब्द। यहाँ पे रेखांकित शब्द है अनपढ़, इसका विरुद्धार्थक यानी विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए, अपढ़ है. बी, पढ़ है. सी, न पढ़ है. डी, न पढ़ है. तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर ऑप्शन बी, पढ़ है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे 4 शब्दों को दिए गए हैं। दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है उसे चुनकर लिखना है। ऑप्शन ए, छात्र है. बी, बचपन है. सी, प्रिया है. डी, पानी है. तो उत्तर क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन सी, प्रिया है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, यानी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्रिया है. बी, विशेषण है. सी, लिंग है. डी, सर्वनाम है. तो चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी, सर्वनाम है. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त तुकांश शब्द, यहाँ पे कुछ पद्यांश दिए गए हैं, उसमें प्रयुक्त तुकांत वाले शब्द कौन कौन से होते हैं उसे लिखना है। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, यह पद्यांश है। इसमें आए हुए तुकांश शब्दों को लिखना है। ऑप्शन ए, आई लाई. बी, बिल्ली आई. सी, म्याऊं म्याऊं. डी, रोटी लाई. तो चलिए तुकांत शब्द कौन सा है उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए, आई लाई. तुकांत शब्द का मतलब ಪ್ರಾಸಪದ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंख देखना कान डैश. आंख देखना कान डैश. ऑप्शन ए, ग्रहण. बी, सूंघना. सी, सुनना. डी, बोलना. सुनाना हो गए, सुनना करके लिखना है. तो चलिए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन सी, सुनाना यानी सुनना. तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा मुख्य प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को मिलेगा 1 अंक, कुल 4 अंकों के लिए यह प्रश्न है। तो अभिनव गीत पद्य से बच्चे क्या सीखते हैं, यानी इस पद्य से बच्चे क्या सीख सकते हैं? तो उत्तर है अभिनव गीत पद्य से बच्चे जीने की कला सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेब कहां से गिरा? उत्तर है सेब पेड़ से गिरा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेजर को कौन सा कार्य कठिन था? तो उत्तर है मेजर को इच्चोगिल नहर का अभेद्य दीवार को तोड़ने का कार्य कठिन था। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदंत मार्तंड किस भाषा की प्रथम पत्रिका है? उदंत मार्तंड किस भाषा की प्रथम पत्रिका है? तो उत्तर है उदंत मार्तंड हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न को मिलेगा 2 अंक, कुल 12 अंक हैं। ಒಟ್ಟು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ। तो पहला प्रश्न है गांधी जी के स्वभाव के बारे में लिखिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे, ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से काम था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया, कभी झूठ नहीं बोले। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। शिक्षा कविता से क्या सबक मिलती है? शिक्षा कविता से क्या सबक मिलती है? तो उत्तर है शिक्षा कविता से यह सीख मिलती है कि जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, यह सीख मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। भारतीय त्योहार कौन कौन से हैं? भारतीय त्योहार वे हैं मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, उगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान आदि भारत से संबंधित त्योहार हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पानी एक उपयोगी साधन है कैसे? तो उत्तर है पानी एक उपयोगी साधन है क्योंकि संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई बुआई आदि। इस तरह पानी एक उपयोगी साधन है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। संतुलित आहार का मतलब क्या है? संतुलित आहार का मतलब क्या है? तो उत्तर है शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित आहार कहलाता है। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। रक्षाबंधन त्योहार का आचरण के बारे में लिखिए। तो उत्तर है रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का बंधन। रक्षाबंधन देश के कोने कोने में मनाया जाता है। सारी बहनें इस त्योहार की प्रतीक्षा करती रहती हैं। वे अपने हाथों से भाइयों को राखी बांधकर मिठाई खिलाती हैं। इस तरह रक्षाबंधन त्योहार को मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-6 वाक्यों में लिखिए। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्नों को मिलेगा 3 अंक, कुल 9 अंकों के लिए यह प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों को सही घटनानुक्रम से लिखिए। दोस्तों यहाँ पे चार वाक्यांशों को दिए गए हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन से संबंध में, यानी जीवन से संबंधित घटना से संबंधित वाक्यांशों को दिए गए हैं, लेकिन वह घटनानुक्रम से नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, घटनानुक्रम से इन वाक्यों को लिखना है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾಂಶಗಳು. ಈ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಘಟನಾನುಕ್ರಮವೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಾಂಶಗಳು ಮೊದಲು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. तो चलिए देखते हैं। तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ। तिम्मक्का ने एक बच्चे को गोद लिया। तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाए। तिम्मक्का का विवाह बिक्कला चिक्काया के साथ हुआ। तो इस प्रकार दिए गए हैं, लेकिन घटनानुक्रम से सही क्रम से उसे लिखना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो पहला वाक्यांश है तिम्मक्का का जन्म कक्केनहल्ली गांव में हुआ, और अगला वाक्यांश है तिम्मक्का का विवाह बिक्कला चिक्काया के साथ हुआ। तो अगला वाक्यांश है तिम्मक्का ने एक बच्चे को गोद लिया। तो अगला वाक्यांश है तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाए। तो दोस्तों इस प्रकार आप सही घटनानुक्रम से वाक्यांशों को लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। पद्य भाग पूर्ण कीजिए। रंग बिरंगी और रिक्त स्थान दिए गए, अंत में सुरभित करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपूर्ण पद्य भाग को दिए गए हैं, उसे क्या करना है, आपको अपूर्ण करके लिखना है। तो चलिए पद्य भाग देखते हैं। रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर की सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जगह को सुरभित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप पद्य भाग पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। दोस्तों यहाँ पे कबीर दास के द्वारा रचित कबीर के दोहे, एक दोहा दिए गए हैं। उस दोहे को अपने ही शब्दों में उसका भावार्थ लिख सकते हैं। तो दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और अन को शीतल करें आप हो शीतल होए। इसका भावार्थ लिखना है। तो चलिए भावार्थ देखते हैं। मुद्दे नोड़ोಣ। कबीर दास कहते हैं कि आप ऐसी वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों को शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए, उसे सुनकर दूसरों के मन की कड़वाहट दूर हो और वे भी हमारे साथ मीठा व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप भावार्थ लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों यहाँ पे एक गद्यांश दिए गए हैं, उसे ध्यानपूर्वक पहले पढ़कर समझना है। तो उसके बाद इस गद्यांश से संबंधित 4 प्रश्नों को दिए गए हैं, उन प्रश्नों को उत्तर गद्यांश के द्वारा आप लिख सकते हैं, यानी गद्यांश की सहायता से आप लिख सकते हैं। 4 अंकों के लिए यह गद्यांश है। तो गद्यांश देखते हैं। श्री रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ था। उनके पिता श्री चंद्रशेखर अय्यर एक कॉलेज में भौतिक व गणित के अध्यापक थे। उनकी माता संस्कृत की विदुषी थी। अपनी प्रखर बुद्धि व प्रतिभा के कारण ही उन्होंने 12 वर्ष की आयु से पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी। तो दोस्तों यह गद्यांश है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उत्तर है, रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में हुआ। तो इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ।
रामन के पिता का नाम क्या है? तो उत्तर है रामन के पिता का नाम श्री चंद्रशेखर अय्यर है। तो अगला प्रश्न है रामन के पिता क्या काम करते थे? तो उत्तर है रामन के पिता एक कॉलेज में भौतिक व गणित के अध्यापक काम करते थे। तो दोस्तों आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। रामन ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया? तो उत्तर है रामन ने मैट्रिक की परीक्षा 12 वर्ष की आयु से पहले पास किया। तो दोस्तों इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ। कोई कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक के नाम पर एक प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी पत्र लिखना है 5 अंकों के लिए। तो चलिए प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी पत्र देखते हैं। छुट्टी पत्र दिनांक 20 मार्च 2024। प्रेषक नेहांत एच.एस. दुर्गा देवी गली हसूर तहसील हानगल। सेवा में प्रधान अध्यापक सरकारी प्रौढ़शाला ची हसूर तहसील हानगल। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु। आदरणीय महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे सविनय निवेदन है कि दिनांक 21 मार्च 2024 से 23 मार्च 2024 तक अपनी बहन की शादी में भाग लेने के लिए मैसूर जाना है। कृपया इन 3 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र नेहांत एच.एस। तो दोस्तों आप इस प्रकार एक छुट्टी पत्र अत्यंत सरलतापूर्वक लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न पत्रिका दूसरी योगात्मक प्रश्न पत्रिका समाप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप सबसे विनती है कि हमारे YouTube चैनल सुज्ञानवाणी SN TV सुज्ञानवाणी इसे आप सब जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करो। ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ। आप सभी को धन्यवाद। ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।